एक रॉकेट जो प्लूटो तक जाने में नॉर्मली 9-10 साल लगा देता है, वो फ्यूचर में शायद सिर्फ 4 साल में कैसे पहुंच सकता है? या फिर अर्थ पर बैठे बैठे ग्रीनलैंड की बर्फ को इंच बाय इंच पिघलते हुए वो भी रियल टाइम में कैसे देखा जा सकता है? सोचो, आज हम इन्हीं अमेजिंग सवालों के जवाब ढूंढेंगे एंड ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग जर्नी इनटू इंडिया स्पेस मिशंस। बिल्कुल। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो एंड इससे पहले कि हम स्पेस में लॉन्च करें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और एक लाइक तो बनता है दोस्त। हाँ जरूर। चलो शुरू करते हैं। एग्जैक्टली आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक सुपर डिटेल्ड गहरी छानबीन करेंगे। हम इंडिया के सबसे एम्बिशियस स्पेस मिशन से लेकर सब कुछ NISR सैटेलाइट, गगनयान, आदित्य L1, चंद्रयान 3, न्यू रॉकेट इंजन्स, प्राइवेट कंपनीज, यहाँ तक कि ब्राउन ड्वार्फ्स जैसे कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स भी। वाओ। हम अलग अलग ऑर्बिट्स, क्रायोजेनिक इंजन्स और फ्यूचर की स्पेस टेक्नोलॉजीज को भी समझेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला टॉपिक है NISR। ये बेसिकली, जैसा मुझे समझ आया, एक हाईटेक आई इन द स्काई है। सही पकड़ा। सो टॉपिक वन NISR, नासा ISRO सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट ब्रॉड माइक्रो थीम, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग। बेसिकली NISR एक स्टेट ऑफ द आर्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे नासा और इसरो ने मिलकर डेवलप किया है। और इसका काम है अर्थ को 24/7 मॉनिटर करना, वो भी ऐसी डिटेल में जो पहले कभी पॉसिबल नहीं थी। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, आपके पास एक स्पेशल कैमरा है जिस पर मतलब ना बादलों का असर होता है, ना बारिश का, ना अंधेरा का। हाँ। और ये कैमरा हर 12 दिन में पूरी अर्थ की एक सुपर डिटेल्ड 3D फोटो लेता है। इससे आप देख सकते हैं कि जंगल कहाँ कम हो रहे हैं, खेतीबाड़ी में क्या बदलाव आ रहा है, या ग्लेशियर्स कितनी तेजी से पिघल रहे हैं। करेक्ट। निसार ऐसा ही कुछ करेगा, बट ऑन अ मैसिव प्लैनेटरी स्केल। तो चलो इसके कंटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन। निसार अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसका 12 मीटर डायामीटर का, मतलब बहुत बड़ा एंटेना रिफ्लेक्टर सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है। ये तो एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग फीट है दोस्त। बहुत बड़ी। ये एंटेना इतना सेंसिटिव है कि ये अर्थ की सरफेस में सिर्फ 0.4 इंचेस का मूवमेंट भी डिटेक्ट कर सकता है। इनक्रेडिबल। बैकग्राउंड। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर्स को आने से पहले प्रिडिक्ट करना और हमारे प्लैनेट की हेल्थ को A to Z मॉनिटर करना। तो ये एक ग्लोबल मिशन है। बिल्कुल। इसकी प्राइमरी मिशन लाइफ 3 साल की है। कोर लॉजिक। इसकी टेक्नोलॉजी अमेजिंग है। फर्स्ट, ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है जो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रेडार यूज करेगा। ड्यूल फ्रीक्वेंसी मतलब 2 अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज? हाँ, L बैंड और S बैंड सिंथेटिक एपर्चर रेडार यानी SAR एक साथ। नासा ने L बैंड रेडार सिस्टम प्रोवाइड किया और इसरो ने S बैंड रेडार, स्पेसक्राफ्ट बस और लॉन्च व्हीकल भी। और लॉन्च व्हीकल था GSLV F-16। करेक्ट। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये पहली बार है कि GSLV को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या SSO में सैटेलाइट प्लेस करने के लिए यूज किया गया। ओह वेट, नॉर्मली तो GSLV को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या GTO के लिए यूज करते हैं ना? मतलब जंगल कितने घने हैं, एक्टिव क्रॉप्स, वेटलैंड्स में चेंजेस, सब मेजर करेगा। ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की आइस शीट्स को भी मैप करेगा, वो भी ऐसी प्रिसिजन से जो पहले नहीं थी। सही बात। और तो और अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड से जो जमीन में डिफॉर्मेशन होता है उसको भी कैरेक्टराइज करेगा। और बेस्ट पार्ट, मैंने सुना है इसकी ओपन डेटा पॉलिसी है। हाँ, मतलब सारा डेटा पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए फ्री में अवेलेबल होगा। कूल ना? कंक्लूजन। तो निसार कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हमें अपने प्लैनेट को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। इट्स लाइक गिविंग अर्थ अ फुल बॉडी MRI एवरी 12 डेज। क्या एनालॉजी है। चलो अब आते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग पर। मेरा पहला सवाल, L बैंड और S बैंड, ये 2 अलग रेडार यूज करने का फायदा क्या है? ग्रेट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। बेसिकली अलग अलग रेडार फ्रीक्वेंसीज अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से पेनिट्रेट करती हैं। जैसे L बैंड, जिसकी वेवलेंथ लंबी होती है, वो पेड़ पौधों के थ्रू पेनिट्रेट करके जमीन की नमी यानी सॉइल मॉइस्चर तक देख सकता है। अच्छा। जबकि S बैंड, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, वो फसलों की ग्रोथ और मौसम की चीजों को मॉनिटर करने के लिए बेटर है। दोनों को कंबाइन करके हमें एक कंप्लीट मल्टी लेयर्ड पिक्चर मिलती है। समझ गया। क्वेश्चन 2, और इसको याद कैसे रखें कि किसने क्या दिया? कोई मेमोरी हैक? बिल्कुल, ये सिंपल है। याद रखना, इसरो में S आता है, इसलिए S बैंड इसरो का कंट्रीब्यूशन है। एग्जैक्टली। जो बचा L बैंड वो नासा का है। सिंपल इज दैट। नाइस। थर्ड क्वेश्चन, GSLV का सन सिंक्रोनस ऑर्बिट SSO में यूज होना, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? एब्सोल्युटली। ये GSLV की वर्सिटैलिटी और कैपेबिलिटी का एक नया डायमेंशन दिखाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है। जैसे कि GSLV is exclusively used for launching satellites into GTO। और वो स्टेटमेंट अब गलत हो जाएगा। राइट, गॉट इट। फोर्थ क्वेश्चन, ये स्वीप्स टर्म क्या है एग्जैक्टली? थोड़ा आसान भाषा में। सोचो एक पुरानी टॉर्च जो सिर्फ एक पतली लाइन में रोशनी देती है, हाँ, वर्सेस एक मॉडर्न LED टॉर्च जो पूरे कमरे को लाइट अप कर देती है। स्वीप्स आर उस मॉडर्न टॉर्च जैसा है।
ये एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग से एक बहुत वाइड एरिया या स्वॉथ कवर करता है ओके बिना हाई रेजोल्यूशन खोए। करेक्ट तो वाइड स्वॉथ और हाई रेजोल्यूशन इसके कीवर्ड्स हैं। परफेक्ट लास्ट क्वेश्चन तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से टॉप 3 टेकअवेज क्या है फर्स्ट, इट्स अ नासा इसरो जॉइंट मिशन जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दिखाता है। सेकंड, इट्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट डुअल एल बैंड एंड एस बैंड सार सैटेलाइट, एक यूनिक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। और थर्ड थर्ड, इट्स द फर्स्ट यूज ऑफ GSLV फॉर एन SSO ऑर्बिट जो ISRO की लॉन्च कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करता है। ये 3 पॉइंट्स मत भूलना। Now pause and practice saying Nisar is the world's first dual L-band and S-band SAR satellite for Earth observation, launched by a GSLV into a sun-synchronous orbit. In short, NISAR, a joint NASA-ISRO mission, will provide high-resolution Earth data every 12 days using a unique dual-frequency radar system, revolutionizing how we monitor our planet. Next up, India का Pride गगनयान मिशन। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, एक ड्रीम है। सही कहा। टॉपिक 2, गगनयान मिशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड फ्यूचर स्पेस स्टेशंस। बेसिकली गगनयान इंडिया का पहला एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। हम अपने एस्ट्रोनॉट्स या व्योमोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। वो भी एक इंडियन स्पेसक्राफ्ट में, इंडियन जमीन से। हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए सोचो, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स एक मेड इन इंडिया स्पेसक्राफ्ट में अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट या लियो में 3 दिन बिताएंगे। और फिर सेफली इंडियन वाटर्स में स्प्लैश डाउन करके वापस आएंगे। एग्जैक्टली ये राकेश शर्मा की 1984 की फ्लाइट के बाद इंडिया का अपना क्रूड मिशन होगा। इट्स अ जायंट लीप फॉर अस। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। इंट्रोडक्शन, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ISRO ने इसका पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। वो जिसमें क्रू मॉड्यूल को ड्रॉप करके पैराशूट्स टेस्ट किए गए थे। हाँ वही, क्रू की सेफ लैंडिंग के लिए ये एक सुपर क्रिटिकल टेस्ट है। बैकग्राउंड, हाँ। द प्राइमरी एम इज टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी। सक्सेसफुल होने पर इंडिया, USA, रशिया और चाइना के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस। करेक्ट। कोर लॉजिक, इस मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट यूज होगा। LVM-3, हाँ। जिसे पहले GSLV Mk3 कहते थे। हाँ वही, ये ISRO का सबसे पावरफुल हैवी लिफ्ट रॉकेट है जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। उसके 2 पार्ट्स हैं। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। बिल्कुल, क्रू मॉड्यूल जहां एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और सर्विस मॉड्यूल जो पावर, प्रोपल्शन और सपोर्ट देगा। और एक कूल फैक्ट, व्योमित्रा। यस, फर्स्ट अनक्रूड मिशन में व्योममित्रा नाम का एक हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट आएगा। वो सारे सिस्टम्स चेक करेगी। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, गगनयान का स्कोप अब एक्सटेंड हो गया है। एक लॉन्ग टर्म विजन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS बाय 2035। इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये अर्थ से 400-450 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करेगा। ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, साइंस एक्सपेरिमेंट्स और लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए हमारा बेस इन स्पेस होगा। कंक्लूजन, तो गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं, इट्स अ गेटवे। ये इंडिया के स्पेस एम्बिशंस का फ्यूचर है जिसका फाइनल गोल अपना स्पेस स्टेशन बनाना और आगे मून मिशंस पर जाना है। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, LVM-3 ही क्यों यूज किया जा रहा है? इसकी क्या खासियत है? LVM-3 इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है, हमारा बाहुबली रॉकेट। हैवी लिफ्ट व्हीकल। हाँ, ह्यूमन रेटेड मिशंस के लिए एक्सट्रीम रिलायबिलिटी और इमेंस पावर दोनों चाहिए। LVM-3 का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और ये क्रू मॉड्यूल के हैवी पेलोड को LEO तक सेफली ले जा सकता है। ओके, क्वेश्चन 2, व्योममित्र को भेजने का क्या रीजन है? सीधा एस्ट्रोनॉट्स क्यों नहीं है? सेफ्टी फर्स्ट हमेशा। व्योममित्रा एक एडवांस्ड टेस्ट डमी की तरह है। वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, कैबिन प्रेशर, रेडिएशन लेवल्स, वाइब्रेशन सब कुछ एक्सपीरियंस करेगी। जैसे एक ह्यूमन एस्ट्रोनॉट करेगा। एग्जैक्टली। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे इंसानों को भेजने से पहले ठीक कर सकते हैं। शील बी आवर आईज एंड ईयर्स ऑन द फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट। मेक सेंस। थर्ड क्वेश्चन फॉर UPSC प्रीलिम्स, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या BAS पर क्वेश्चन आ सकता है। इसको कैसे याद रखें? डेफिनेटली, मेमोरी हैक। BAS को बेस की तरह सोचो, ये इंडिया का फ्यूचर बेस इन स्पेस होगा। अच्छा, 2 नंबर्स याद रखना। टारगेट ईयर है 2035 और ऑर्बिट एल्टीट्यूड है 400-450 किलोमीटर्स, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट रेंज में है। गॉट इट। फोर्थ क्वेश्चन, गगनयान के बाद इंडिया 4th कंट्री बनेगा। इस सीक्वेंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। Yes, the sequence is very important. First was the Soviet Union, यानी रशिया, second was the USA, third was China, और इंडिया का एम है 4th बनने का। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट वन, इस मिशन का सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या है? लॉन्च या री एंट्री? दोनों ही क्रिटिकल हैं, बट री एंट्री इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। क्यों? जब क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड से एंटर करता है तो फ्रिक्शन से इतनी हीट जनरेट होती है, हजारों डिग्री सेल्सियस। वाओ। द मॉड्यूल्स हीट शील्ड मस्ट बी परफेक्ट। उसके बाद पैराशूट्स का सीक्वेंस में डिप्लॉय होना भी जरूरी है फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग। इसीलिए एयर ड्रॉप टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट था। Practice. Gaganyaan is India's first human space flight mission using the LVM-3 rocket, which will make India the 4th country with this capability, paving the way for the Bharatiya Antariksh Station.
In short, Gaganyaan aims to send 3 Indians to LEO for 3 days, establishing India's human spaceflight capability and paving the way for our own space station, BAS. चलो अब सूरज की तरफ। नेक्स्ट अप इज आदित्य L1, इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन। हम सूरज की पढ़ाई करने जा रहे हैं। Yes. Topic 3, Aditya L1 mission. Broad micro theme. Solar observation and space weather. Basically, Aditya L1 इंडिया की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी है स्पेस में। इसका काम है सन को कंटिन्यूसली स्टडी करना 24/7। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन आप सन को लगातार देखना चाहते हैं बिना किसी इंटरप्शन के। जैसे सूरज ग्रहण या अर्थ का बीच में आना। हाँ, आदित्य L1 ऐसी ही एक स्पेशल जगह पर बैठा है जिसे L1 पॉइंट कहते हैं, जहां से वो 24/7 बिना किसी रुकावट के सन को ऑब्जर्व कर सकता है। इट्स लाइक हैविंग द बेस्ट सीट इन द हाउस टू वॉच द सन्स शो। What an example. Let's discuss this amazing mission. Introduction. ये न्यूज़ में क्यों है? Because इसके एक की पेलोड, वेलसी, का डेटा यूज करके साइंटिस्ट ने एक कोरोनल मास इजेक्शन या CME के पैरामीटर्स को सक्सेसफुली एस्टिमेट किया है। ये तो बहुत बड़ी सक्सेस है, मतलब इसके इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्ट काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बैकग्राउंड। मिशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं कोरोनल हीटिंग, सोलर विंड एक्सेलरेशन और नियर अर्थ स्पेस वेदर को समझना। बेसिकली सूरज के गुस्से जैसे सोलर फ्लेयर्स और CMEs का हम पर, हमारे सैटेलाइट्स पर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर क्या असर होता है, इसको स्टडी करना। करेक्ट। कोर लॉजिक। इसकी ऑर्बिट सबसे यूनिक है। ये L1 यानी लैग्रांज पॉइंट 1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में है। L1 पॉइंट ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है ना? सही। सन की डायरेक्शन में। सही। लैग्रांज पॉइंट्स ऐसे स्पेशल पॉइंट्स हैं जहां सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस हो जाता है। इससे सैटेलाइट को वहां रहने के लिए बहुत कम फ्यूल यूज करना पड़ता है। और सबसे बड़ा फायदा, सन का कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। एग्जैक्टली। इसमें टोटल 7 पेलोड्स हैं। कुछ रिमोट सेंसिंग है जो दूर से सन को देखते हैं, जैसे VLSC एंड सूट, और कुछ इन सिटू हैं। मतलब जो वहां के पार्टिकल्स और फील्ड्स को स्टडी करते हैं, जैसे ASPX। यस, करेक्ट। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। स्पेस वेदर से हमारे सैटेलाइट्स, GPS सिग्नल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और यहाँ तक कि पावर ग्रिड्स पर भी असर पड़ता है। आदित्य L1 की अर्ली वार्निंग्स हमें इन सब चीजों को डैमेजिंग सोलर स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। कंक्लूजन। आदित्य L1 इंडिया को उन सिलेक्ट कंट्रीज की लिस्ट में डालता है जिनके पास सन को स्टडी करने के लिए डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ये स्पेस साइंस में हमारी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। टाइम फॉर सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, ये हेलो ऑर्बिट क्या चीज है? नॉर्मल ऑर्बिट से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल। नॉर्मल ऑर्बिट एक प्लैनेट या स्टार के अराउंड होता है, जैसे एक सर्कल या एलिप्स। हाँ। एक हेलो ऑर्बिट एक पीरियोडिक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है जो एक लैग्रांज पॉइंट के पास होता है। ये अर्थ या सन को डायरेक्टली ऑर्बिट नहीं कर रहा। बल्कि L1 पॉइंट को ही ऑर्बिट कर रहा है। सही। इसका शेप एक पोटैटो चिप या हेलो जैसा होता है, इसलिए ये नाम। इंटरेस्टिंग। सेकंड क्वेश्चन, L1 पॉइंट ही क्यों चुना गया? L2, L3, L4, L5 क्यों नहीं? क्योंकि L1 पॉइंट सन और अर्थ के बीच में है, इसलिए वहां से सन का सबसे क्लियर और कांस्टेंट व्यू मिलता है। अर्थ या मून कभी बीच में नहीं आते हैं। और L2? L2 पॉइंट अर्थ के पीछे है, जहां से सन नहीं दिखता। इसलिए टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब, जो डीप स्पेस देखना चाहते हैं और सन की हीट से बचना चाहते हैं, वहां पार किए जाते हैं। गॉट इट। थर्ड क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, इसके पेलोड्स VELC और SUIT। इनके नाम याद रखने का कोई तरीका? यस, सिंपल मेमोरी हैक। VELC का फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये सन के सबसे आउटर लेयर कोरोना को स्टडी करता है विजिबल लाइट में। अच्छा। और SUIT है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये UV लाइट में सन की इमेज लेता है। याद रखो, V in VELC फॉर विजिबल और UV in SUIT फॉर अल्ट्रावायलेट। परफेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, प्रीलिम्स में लैग्रेंज पॉइंट्स का कोर आइडिया क्या है? द कोर आइडिया इज ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम। अ लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसी लोकेशन है स्पेस में जहां 2 बड़े बॉडीज जैसे सन और अर्थ का कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स उस सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है जो एक छोटी ऑब्जेक्ट को उनके साथ मूव करने के लिए चाहिए। मतलब कॉस्मिक पार्किंग स्पॉट्स। बस ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम फ्रेज याद रखना है। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, CME का पता लगाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? CMEs यानी कोरोनल मास इजेक्शंस सन से निकले हुए प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स के बहुत बड़े बबल्स होते हैं। ओके। जब ये अर्थ की तरफ आते हैं और हमारे मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो ये पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ये स्टॉर्म्स हमारे सैटेलाइट्स को फ्राई कर सकते हैं, GPS सिग्नल्स को डिसरप्ट कर सकते हैं और पावर ग्रिड्स को फेल कर सकते हैं। इसलिए अर्ली वार्निंग इज की। एब्सोल्युटली। Practicing. Aditya L1 is India's first solar observatory placed in a halo orbit around the L1 Lagrange point to study space weather. In short, Aditya L1 provides India with the capability to continuously monitor the sun from the strategic L1 point, helping us understand and predict space weather events that can affect technology on Earth. Next up, SPARDEX.
ये थोड़ा फिल्मी साउंड करता है, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज फॉर स्पेस। सही कहा। इसका मतलब है स्पेस में दो सैटेलाइट्स को जोड़ना, यानी डॉकिंग। Topic 4 SpaceX Space Docking Experiment Mission Broad Micro Theme Advanced Space Capabilities and In-Orbit Servicing. Basically, SpaceX ISRO का mission है to master the technology of making two separate satellites meet and physically connect with each other in orbit. इसका एग्जाम्पल सोचो, स्पेस में आपकी एक सुपर एक्सपेंसिव सैटेलाइट का फ्यूल खत्म हो जाए। नॉर्मली वो सैटेलाइट यूजलेस हो जाती है, हाँ, स्पेस जंक बन जाती। बट अगर एक फ्यूल टैंकर सैटेलाइट आकर उससे जुड़ जाए, रिफ्यूल कर दे और वापस चली जाए तो कैसा रहेगा? गेम चेंजिंग होगा। या फिर एक रोबोटिक सैटेलाइट आकर उसके खराब पार्ट को रिपेयर कर दे। SpaceX वही टेक्नोलॉजी है। सही। एक सैटेलाइट दूसरे से जुड़कर उसे रिफ्यूल कर सकता है, रिपेयर कर सकता है या मल्टीपल मॉड्यूल्स को जोड़कर एक स्पेस स्टेशन बना सकता है। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। इंट्रोडक्शन। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसरो ने इस मिशन के अंडर 2 छोटे सैटेलाइट्स यूज करके एक सक्सेसफुल डॉकिंग एक्सपेरिमेंट अचीव किया है। दिस इज अ ह्यूज माइलस्टोन। वाओ। बैकग्राउंड। इस टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल नाम है भारतीय डॉकिंग सिस्टम। ये इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी फ्यूचर मिशंस के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। इट्स अ फाउंडेशनल कैपेबिलिटी। कोर लॉजिक। मिशन में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट्स हैं जो एक साथ लॉन्च हुए। SDX-01 जो चेसर सैटेलाइट है और SDX-02 जो टारगेट सैटेलाइट है। करेक्ट। ऑर्बिट में जाने के बाद ये अलग हो जाते हैं। फिर चेसर सैटेलाइट ऑटोनोमसली नेविगेट, अप्रोच और फिजिकली टारगेट सैटेलाइट से डॉक करता है। ये सब LEO में डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। और इसे डिजाइन किया है UR राव सैटेलाइट सेंटर ने। हाँ, URSC बैंगलोर ने। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। फर्स्ट, ये एक स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जैसे गगनयान मॉड्यूल का स्पेस स्टेशन से डॉक करना, सैटेलाइट सर्विसिंग और सबसे जरूरी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए क्रूशल है। सेकंड, इट्स अबाउट नेशनल एडवांसमेंट। इंडिया डॉकिंग अचीव करने वाला दुनिया का 4th देश बन गया है। आफ्टर द US, रशिया एंड चाइना। फिर से वही एलीट क्लब। एग्जैक्टली। कंक्लूजन। SpaceX इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। It moves us from a use and throw satellite model to a serviceable and sustainable model for space assets. Let's start the cross questioning. First, can you clarify the difference between rendezvous, docking and undocking? थोड़ा आसान भाषा में। जरूर। रेंडेव्यू का मतलब है 2 ऑब्जेक्ट्स का स्पेस में एक ही ऑर्बिट में सेम स्पीड से ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के पास आना। सोचो, 2 गाड़ियां हाईवे पे स्पीड मैच कर रही हैं। Okay. डॉकिंग अगला स्टेप है, फिजिकली कनेक्ट होना और एक टाइट सील बनाना। और अनडॉकिंग बस सिंपल है, एक दूसरे से अलग होना। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, तो इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इमीडिएट यूज क्या होगा? The biggest and most immediate application will be building the भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS. स्टेशन मॉड्यूल्स में बनेगा, एक साथ लॉन्च नहीं होगा। अच्छा। हर मॉड्यूल को अलग से लॉन्च किया जाएगा और फिर स्पेस में आकर एक दूसरे से डॉक करना पड़ेगा टू बिल्ड द फाइनल स्ट्रक्चर। बिना डॉकिंग के BAS पॉसिबल नहीं है। थर्ड, इंडिया इसमें 4th कंट्री है। ये सीक्वेंस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ एक ग्रेट मेमोरी हैक है। बताओ। क्रूड मिशंस यानी गगनयान का गोल और डॉकिंग टेक्नोलॉजी यानी SpaceX का अचीवमेंट, दोनों का सीक्वेंस एकदम सेम है। रियली? हाँ, दोनों केसेस में इंडिया 4th है, सेम ऑर्डर में, 1 USA, 2 रशिया, 3 चाइना। तो एक सीक्वेंस याद रखो, 2 अचीवमेंट्स कवर हो गए। दैट्स अ ब्रिलियंट हैक। फोर्थ क्वेश्चन, चेजर और टारगेट सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल। टारगेट पैसिव सैटेलाइट है जिसके साथ जुड़ना है, वो डेस्टिनेशन है। और चेजर? चेजा एक्टिव सैटेलाइट है जो पीछा करके केयरफुली मैन्यूवरिंग करके उससे जुड़ता है। सारे एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम्स चेजर में होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, इज URSC का रोल यहाँ याद रखना जरूरी है? एब्सोल्युटली। URSC इन बेंगलुरु इसरो का लीड सेंटर है फॉर डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग सैटेलाइट्स। याद रखना, जब भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और डिजाइन की बात हो तो URSC का नाम आएगा ही आएगा। Now practicing. SpaceX demonstrates India's indigenous docking capability, a critical technology for the Bharatiya Antariksh Station, making India the 4th country to achieve this feat. In short, SpaceX is ISRO's mission to master in-orbit docking, a critical and strategic technology for future space stations, human spaceflight, and satellite servicing. और अब वो मिशन जिसने हर इंडियन को प्राउड फील कराया, द लेजेंडरी चंद्रयान 3। ये मिशन तो सबको याद है। बिल्कुल। टॉपिक 5 चंद्रयान 3 ब्रॉड माइक्रो थीम लूनर एक्सप्लोरेशन। ऑफ कोर्स, चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था और इसने वो अचीव किया जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया था। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक ऐसा ट्रेचरस, डार्क और एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन दुनिया के नीचे जहां कोई आज तक सेफली लैंड नहीं कर पाया। द लूनर साउथ पोल। करेक्ट। और इंडिया, which Chandrayaan 3 became the very first country to soft land there. It was a moment of immense pride and a huge scientific achievement. Let's dive into the details. Introduction. इसके chastity payload, जो एक थर्मल प्रोब है,
वो पहला इंस्ट्रूमेंट बना जिसने लूना साउथ पोल रीजन की मिट्टी में पेनिट्रेट करके टेम्परेचर प्रोफाइल मेजर किया। ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन सिटू एक्सपेरिमेंट था ना? हाँ बिल्कुल। बैकग्राउंड, मिशन चंद्रयान 2 का फॉलोअप था जिसका लैंडर अनफॉर्चुनेटली क्रैश लैंड हो गया था। चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव था एक सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करना। हाँ, और रोवर मोबिलिटी दिखाना और वहां पर इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना। Core logic, the main achievement. It became the world's first mission to soft land near the lunar south pole. इसके साथ इंडिया मून पर सॉफ्ट लैंड करने वाला चौथा देश बन गया। आफ्टर द यूएस, रशिया एंड चाइना। सही। लैंडिंग साइट का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। लॉन्च व्हीकल वही रिलायबल LVM-3 था। मिशन में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर थे। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, साउथ पोल पर लैंडिंग इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि इस रीजन में परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में बहुत सारा वाटर आइस हो सकता है। और पानी फ्यूचर लूनर बेसिस के लिए की रिसोर्स है। एग्जैक्टली, पीने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए और रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए भी। चंद्रयान 3 का डेटा इन रिसोर्सेज को कंफर्म करने के लिए क्रूशियल है। कंक्लूजन, चंद्रयान 3 सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, इट वाज अ स्टेटमेंट। इसने इंडिया को लूनर एक्सप्लोरेशन में एक मेजर प्लेयर के तौर पर एस्टैब्लिश किया और मून का एक नया रीजन साइंटिफिक स्टडी के लिए खोल दिया। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट टू कंफर्म, जापान ने भी हाल ही में मून पर लैंड किया, राइट? करेक्ट। जापान का स्लिम लैंडर उसे मून पर सॉफ्ट लैंड करने वाला 5th देश बनाता है। बट इंडिया रिमेन्स द फर्स्ट एंड सो फार द ओनली कंट्री टू हैव लैंडेड ऑन द साउथ पोल। ये एक की डिस्टिंक्शन है प्रीलिम्स के लिए। बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, इसकी लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे स्पेसिफिक नेम्स अक्सर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जहां चंद्रयान 2 का लैंडर इंपैक्ट हुआ था, उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया था। और चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट शिव शक्ति पॉइंट, दोनों याद रखना है। हाँ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन डिफरेंस इन द लैंडर डिजाइन बिटवीन चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3? इसरो ने पिछली फेलियर से सीखा। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ज्यादा रोबस्ट बनाया गया था। जैसे? उसके लेग्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ज्यादा फ्यूल था ताकि वो हवर करके सेफ स्पॉट ढूंढ सके, और एक एडिशनल सेंसर था जिसे लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर कहते हैं, ताकि वो अपनी स्पीड को बेहतर जज कर सके। मतलब एक फेलियर बेस्ड डिजाइन अप्रोच था। यस। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रज्ञान रोवर 2 ऑन द सरफेस? प्रज्ञान रोवर एक छोटा 6 पहियों वाला व्हीकल था जो विक्रम लैंडर से बाहर निकला। उसने लैंडिंग साइट के आसपास एक लूनर डे यानी करीब 14 अर्थ डेज तक एक्सप्लोर किया। और उसने क्या स्टडी किया? उसने लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप या LIBS जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके लूनर सॉइल का एलिमेंटल कॉम्पोजिशन स्टडी किया और सल्फर जैसे एलिमेंट्स की प्रेजेंस को कंफर्म किया। फाइनल क्वेश्चन, व्हाई LVM-3 फॉर दिस मिशन? चंद्रयान 3 एक हैवी पेलोड था। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर का कंबाइंड मास लूनर ऑर्बिट तक भेजना था। इसके लिए एक हैवी लिफ्ट रॉकेट चाहिए। और LVM-3 इसरो का सबसे पावरफुल और रिलायबल रॉकेट है ऐसे मिशंस के लिए। Practice. Chandrayaan 3 made India the first country to land on the lunar south pole at the Shiv Shakti point using the LVM-3 launch vehicle. In short, Chandrayaan 3 marked a historic achievement by successfully soft landing near the moon's south pole, deploying the Vikram lander and Pragyan rover for crucial in situ analysis of a previously unexplored region. Wow. अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट मिशंस के अलावा प्राइवेट स्पेस फ्लाइट भी तो एक रियलिटी बन रही है। बिल्कुल, और उसमें भी इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है। टॉपिक 6, Axiom 4 मिशन, ब्रॉड माइक्रो थीम, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट एंड एस्ट्रोनॉट मिशंस। बेसिकली Axiom 4 एक फुली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। और ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस मिशन के थ्रू एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी ISS पर जाएगा। हाँ, राकेश शर्मा और कल्पना चावला जैसे पायनियर्स के बाद। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अब तक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना सिर्फ गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज का काम था, जैसे नासा या रॉसकॉस्मोस। हाँ, बट अब एक्सियम स्पेस जैसी प्राइवेट कंपनीज स्पेसएक्स के रॉकेट्स और कैप्सूल्स यूज करके इंडिविजुअल्स या दूसरे देशों के एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक ले जा रही हैं। इट्स लाइक अ कमर्शियल टैक्सी सर्विस टू स्पेस। अ वेरी एक्सपेंसिव टैक्सी सर्विस। सही कहा। लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन न्यूज में इसलिए है क्योंकि Axiom 4 मिशन में एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किया गया है जो इंडिया को उन गिने चुने देशों में शामिल करेगा जिनके सिटीजन्स ने ISS पर टाइम स्पेंड किया है। बैकग्राउंड, Axiom स्पेस एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है जिसका गोल है दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाना। ISS के लिए ये प्राइवेट मिशंस उस बड़े गोल की तरफ छोटे स्टेप्स हैं। तो ये एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। Exactly. They are building their expertise in human space flight operations. CoLogic ये मिशन SpaceX के Falcon 9 रॉकेट और Crew Dragon कैप्सूल यूज करेगा। The crew will spend about 2 weeks on the ISS. वहां इंडियन एस्ट्रोनॉट माइक्रोग्रेविटी में several experiments conduct करेगा। ये गगनयान से कैसे अलग है? बहुत अलग। गगनयान इंडिया का अपना इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, अपने रॉकेट और अपने कैप्सूल के साथ। Axiom 4 एक कमर्शियल फ्लाइट है ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ये इंडिया में स्पेस के लिए एक्साइटमेंट को बढ़ाता है, स्पेशली यंग जनरेशन में।
और ये इंडिया और यूएस के बीच स्पेस कोलैबोरेशन को भी स्ट्रेंथन करता है। और प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक अहम सिग्नल है। हाँ, कि अब अपॉर्चुनिटी सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है। Conclusion: Axiom 4 mission, while a private American venture, provides a significant opportunity for India to conduct research on the ISS and inspire a new generation, complementing its own Gaganyaan program. Let's do a quick cross questioning. First, तो ये स्पेस टूरिस्ट मिशन है? Not exactly. जबकि ये प्राइवेट और कमर्शियल है, इन एस्ट्रोनॉट्स को प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, टूरिस्ट्स नहीं। क्यों? क्योंकि दे अंडरगो रिगोरस ट्रेनिंग और आईएसएस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करते हैं। दे आर नॉट जस्ट पैसिव पैसेंजर्स। अच्छा पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन, गगनयान और एक्सियोम 4 के एस्ट्रोनॉट में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव? गगनयान के एस्ट्रोनॉट व्योमनॉट्स इंडिया की सॉवरेन कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक इंडियन मिशन पर जाएंगे। एक्सियम 4 के एस्ट्रोनॉट एक कस्टमर है जो एक अमेरिकन कंपनी की सर्विस यूज कर रहे हैं। मतलब एक ड्राइवर है और एक पैसेंजर। एक तरह से दोनों इंपॉर्टेंट है, बट गगनयान एक टेक्नोलॉजिकल लीप है इंडिया के लिए। थर्ड क्वेश्चन, आईएसएस पर इंडिया पहले एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाया। बहुत कम। इंडिया आईएसएस प्रोग्राम का फॉर्मल पार्टनर नहीं है, इसलिए ये मिशन हमें उस यूनिक माइक्रोग्रेविटी लेबोरेटरी में रिसर्च करने का एक रेयर मौका देता है। फोर्थ क्वेश्चन, इज देयर अ मेमोरी हैक टू रिमेंबर एक्सियम एंड स्पेसएक्स's रोल्स? यस, सोचो एक्सियम इज द एजेंसी और ट्रैवल एजेंट जो ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है, और स्पेसएक्स इज द शिप और टैक्सी सर्विस जो वहां तक ले जाती है। एक्सियम इज द ट्रैवल एजेंट, स्पेसएक्स इज द शिप। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, इससे इंडिया के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को क्या फायदा है? ये एक एस्पिरेशन सेट करता है। कल को इंडियन प्राइवेट कंपनीज भी ऐसी सर्विसेज ऑफर कर सकती हैं। ये मार्केट को ओपन अप करता है और दिखाता है कि स्पेस में कमर्शियल पॉसिबिलिटीज है। Now practice saying, the Axiom 4 mission is a private spaceflight to the ISS, significant for India as it includes an Indian astronaut conducting research in microgravity. In short, Axiom 4 highlights the rise of private spaceflight, giving India a valuable opportunity to conduct experiments on the ISS while simultaneously pursuing its own indigenous Gaganyaan mission. Phew, what a journey through space. We've covered NISR, Gaganyaan, Aditya L1, SpaceX, Chandrayaan 3 and even Axiom 4. That's a lot, but we are just getting started. हमने देखा कि कैसे इंडिया अर्थ को मॉनिटर कर रहा है, इंसानों को स्पेस में भेज रहा है, सन और मून को स्टडी कर रहा है। हाँ, ये सब इंडिया की ग्रोइंग स्पेस प्रावेस को दिखाता है। बट स्पेस सिर्फ गवर्नमेंट मिशंस तक ही सीमित नहीं है। अब हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो इन सभी मिशंस को पॉसिबल बनाते हैं। Let's do it. टॉपिक 7, EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ब्रॉड माइक्रो थीम, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। बेसिकली यूएस एक जेनेरिक नाम है जो आइसरो अपनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की सीरीज को देता है। जैसे रिसैट, कार्टोसैट, ओशनसैट पहले होते थे, अब उन सबको EOS सीरीज के अंदर नंबर किया जाता है ना? Exactly. ये एक तरह से स्ट्रीमलाइनिंग है। इनका काम है अर्थ की सरफेस, ओशंस और एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करना। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आपके शहर का एक सुपर हाई रेजोल्यूशन मैप चाहिए, जिससे अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन आसान हो जाए। या फिर आपको रियल टाइम में पता करना है कि कहाँ बाढ़ आने वाली है या कहाँ जंगलों में आग लगी है। ये सब काम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स करते हैं। दे आर आईज इन द स्काई फॉर गवर्नेंस एंड सेफ्टी। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंट्रोडक्शन। इसरो रेगुलरली EOS सैटेलाइट्स लॉन्च करता रहता है टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, EOS 06 जिसे ओशनसैट 3 भी कहते हैं, ओशन कलर और सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर करता है। बैकग्राउंड। इंडिया को अपनी वास्ट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी और नेचुरल डिजास्टर वल्नरेबिलिटी के कारण एक रोबस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम की जरूरत है। EOS सैटेलाइट्स इस जरूरत को पूरा करते हैं। कॉर लॉजिक। ये सैटेलाइट जनरली पोलर ऑर्बिट्स में प्लेस किए जाते हैं। पोलर ऑर्बिट्स, हम इसके बारे में अगले टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे, राइट? हाँ, इनमें अलग अलग तरह के सेंसर्स होते हैं, ऑप्टिकल कैमरास, इंफ्रारेड सेंसर्स एंड रेडार इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे निसार में सार है। हर सेंसर का अलग काम होता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इनका इम्पैक्ट हर जगह है। एग्रीकल्चर में क्रॉप मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्ली वार्निंग्स, नेशनल सिक्योरिटी में बॉर्डर सर्विलेंस और क्लाइमेट चेंज स्टडीज में डेटा कलेक्शन। Basically from a farmer to a soldier, everyone benefits. सही। Conclusion: The EOS series is the backbone of India's remote sensing program, providing critical data for a wide range of national applications, from economic development to security. Time for cross questioning. First, EOS 01 किसका रिप्लेसमेंट था? EOS 01 essentially Reset 2BR2 है। ये एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका काम है ऑल वेदर डे एंड नाइट सर्विलेंस। रेडार मतलब इस पर बादलों का असर नहीं होता? बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, कार्टोसैट सीरीज का मेन काम क्या था जो अब EOS का पार्ट है? कार्टोसैट का प्राइमरी फंक्शन था हाई रेजोल्यूशन कार्टोग्राफी, यानी मैप मेकिंग। इनकी इमेजेस इतनी डिटेल्ड होती हैं कि उन्हें अर्बन प्लानिंग और मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाता है। इन्हें इंडियाज आई इन द स्काई भी कहते थे। थर्ड क्वेश्चन, ओशनसैट और स्कैटसैट में क्या डिफरेंस है?
ओशन सेट जैसा नाम से पता चलता है ओशंस पर फोकस करता है, ओशन कलर, पोटेंशियल फिशिंग जोन्स एक्सेट्रा। स्कैटसैट एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट स्कैटरोमीटर यूज करता है टू मेजर विंड स्पीड एंड डायरेक्शन ओवर द ओशन। तो स्कैटसैट साइक्लोन्स की ट्रैकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन, मेमोरी हैक टू रिमेंबर डिफरेंट EOS एप्लीकेशंस। सोचो, केयर, कार्टोग्राफी, मैप्स, एग्रीकल्चर, रिसोर्स मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, केयर फॉर द अर्थ। नाइस। लास्ट क्वेश्चन, इस डेटा को कौन यूज करता है? सिर्फ ISRO? नहीं, इस डेटा को प्रोसेस करके नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, अलग-अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और इवन For its Earth observation satellites placed in polar orbits, crucial for applications like agriculture, disaster management, and national security. In short, ISRO's EOS series represents a constellation of multi-sensor satellites that provide a continuous stream of vital data about our planet for diverse national needs. आपने पोलर ऑर्बिट का जिक्र किया था। Let's dive deep into that. ये ऑर्बिट्स इतने स्पेशल क्यों हैं? अच्छा सवाल। चलिए ऑर्बिट्स को समझते हैं। टॉपिक 8, पोलर ऑर्बिट, ब्रॉड माइक्रो थीम, ऑर्बिटल मैकेनिक्स। बेसिकली एक पोलर ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल्स के ऊपर से गुजरती है। मतलब ये ग्लोब को ऊपर से नीचे वर्टिकली चक्कर लगाती है, जबकि अर्थ नीचे हॉरिजॉन्टली घूमती रहती है। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आपको एक संतरे के पूरे छिलके को एक ही नजर में देखना है। अब क्या करोगे? मैं संतरे को हाथ में घुमाऊंगी। हाँ, अब सोचो आपकी आंखें फिक्स्ड हैं और संतरा नीचे घूम रहा है। अगर आपकी आंखें संतरे को ऊपर से नीचे स्कैन करें तो हर रोटेशन में आपको एक नई स्ट्रिप दिखेगी और इवेंचुअली पूरा संतरा कवर हो जाएगा। पोलर ऑर्बिट ऐसा ही काम करता है। सैटेलाइट ऊपर नीचे जाती है और अर्थ नीचे घूमती है, जिससे सैटेलाइट इवेंचुअली पूरे प्लैनेट को स्कैन कर लेती है। परफेक्ट एनालॉजी, लेट्स डिस्कस इट। इंट्रोडक्शन। ज्यादातर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जैसे निसार और EOS सीरीज इसी ऑर्बिट में प्लेस की जाती हैं। बैकग्राउंड, दो मेन तरह की ऑर्बिट्स होती हैं, पोलर ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। दोनों का पर्पस एकदम अलग है। कोर लॉजिक। पोलर ऑर्बिट्स जनरली लो अर्थ ऑर्बिट्स यानी LEO होती हैं, मतलब जमीन से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर। इससे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेना पॉसिबल होता है। और इसमें एक स्पेशल टाइप है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट SSO, जिसमें नासा को प्लेस किया गया। हाँ, SSO में सैटेलाइट हर बार सेम जगह पर सेम लोकल टाइम पर आती है, जैसे हर बार दिल्ली के ऊपर से सुबह 10 बजे गुजरेगी। इससे लाइटिंग कंडीशंस सेम रहती हैं और चेंजेस को कंपेयर करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। क्योंकि ये पूरे ग्लोब को कवर करती हैं, ये मैपिंग, स्पाइंग और वेदर मॉनिटरिंग के लिए परफेक्ट है। हर जगह नजर रख सकते हैं। कंक्लूजन। पोलर ऑर्बिट, स्पेशली द सन सिंक्रोनस वेरिएंट, is the workhorse orbit for Earth observation, providing global coverage with high resolution, making it indispensable for remote sensing. Let's do cross questioning. First, geostationary orbit इससे कैसे अलग है? Geostationary orbit या GEO अर्थ से बहुत दूर होती है, लगभग 36,000 किलोमीटर्स। Okay. इस ऑर्बिट में सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन की स्पीड से ही घूमती है, इसलिए जमीन से देखने पर वो हमेशा आसमान में एक ही जगह पर अटकी हुई दिखती है। जियोस्टेशनरी मतलब अर्थ के हिसाब से स्टेशनरी। हाँ, इसलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जैसे DTH TV वाली इस ऑर्बिट में होती हैं, ताकि आपका एंटेना हमेशा उनकी तरफ पॉइंट कर सके। Got it. Second question. PSLV और GSLV में से कौन सा लॉन्च व्हीकल पोलर ऑर्बिट्स के लिए ज्यादा यूज होता है? हिस्टोरिकली PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका नाम ही इसके काम से जुड़ा है। ये इसरो का वर्क हॉर्स है फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू पोलर ऑर्बिट्स। बट अब जैसा हमने निसार में देखा, GSLV भी ये काम कर सकता है। यस, फॉर हेवियर पेलोड्स। थर्ड क्वेश्चन, क्या पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट हमेशा एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ जाती है? जरूरी नहीं, ऑर्बिट थोड़ी इंक्लाइंड हो सकती है, बट द की कैरेक्टरिस्टिक इज इट्स हाई इंक्लिनेशन, मतलब आमतौर पर 60 to 90 डिग्री के बीच, जिससे वो पोलर रीजन्स के ऊपर से गुजरे। फोर्थ क्वेश्चन, मेमोरी हैक टू डिफरेंशिएट पोलर एंड जियो। सोचो, पोलर ऑर्बिट इज फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द होल प्लैनेट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज फॉर गैबिंग, टॉकिंग विद अ फिक्स्ड स्पॉट। P for pictures, G for gabbing. यस। Brilliant. Last question. इस ऑर्बिट का कोई डिसएडवांटेज है? हाँ, क्योंकि सैटेलाइट कंटिन्यूसली मूव कर रही है, वो किसी एक जगह पर लगातार नजर नहीं रख सकती। वो एक जगह के ऊपर से दिन में शायद 1 या 2 बार ही गुजरेगी। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बेटर है? अगर आपको सिर्फ एक ही एरिया देखना है तो हाँ। Now practicing. Polar orbits are used for Earth observation satellites because they provide global coverage, while sun-synchronous orbits offer the added benefit of consistent lighting conditions. In short, polar orbits are low-altitude orbits that pass over the Earth's poles, enabling satellites to scan the entire surface of the planet, making them ideal for mapping and surveillance. बहुत सारे मिशंस कवर कर लिए। Huh, but a few more important ones are left. Let's quickly go through them. Topic 9. Other missions brief. Broad micro theme. Miscellaneous space endeavors. चलिए कुछ और मिशंस को जल्दी से कवर करते हैं। First, ExpoSat. एक्स-रे पोलैरोमीटर सैटेलाइट। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड
पोलैरिमेट्री मिशन है। सही। ये ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज को एक्सट्रीम कंडीशंस में स्टडी करेगा। बेसिकली ये ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट से आने वाली एक्स-रेज के पोलराइजेशन को मेजर करेगा। इससे इंडिया यूएसए के बाद ऐसी ऑब्जर्वेटरी ऑपरेट करने वाला दूसरा देश बन गया। करेक्ट। नेक्स्ट है मंगलयान 2 या मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 MOM-2। ये मंगलयान 1 का सक्सेसर होगा। हाँ, इसमें एक ऑर्बिटर होगा और शायद एक लैंडर और रोवर भी हो सकता है। ये मार्स के सरफेस, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को और डिटेल में स्टडी करेगा। और फिर है शुक्रयान 1 द वीनस ऑर्बिटर मिशन। यस, इसका गोल है वीनस के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, ये समझने के लिए कि वहाँ ऐसी एक्सट्रीम ग्रीन हाउस कंडीशंस क्यों हैं। वीनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, बट वो इतना अलग क्यों हो गया? यही सवाल शुक्रयान 1 इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड फाइनली ट्रिश्ना। ट्रिश्ना यानी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये एक इंडो फ्रेंच जॉइंट मिशन है। इसका काम अर्थ की सरफेस टेम्परेचर को हाई रेजोल्यूशन में मैप करना है। हाँ, इससे क्लाइमेट चेंज, वाटर साइकिल और अर्बन हीट आइलैंड्स को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड फॉर दीस। फर्स्ट, एक्सपोसैट ब्लैक होल्स के बारे में क्या बताएगा? ये उनके आसपास की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानकारी देगा बाय स्टडीइंग हाउ एक्स-रेज आर पोलराइज्ड, यानी उनकी लाइट वेव्स किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही हैं। सेकंड, मंगलयान 1 की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? मंगलयान 1 दो चीजों के लिए फेमस था। पहला, ये इंडिया को पहली ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला देश बनाता है। और दूसरा, ये एक एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव मिशन था। थर्ड, वीनस को स्टडी करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक और टॉक्सिक है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का। वहाँ सरफेस प्रेशर अर्थ से 90 गुना ज्यादा है और टेम्परेचर लेड को पिघला सकता है। वाओ। इसलिए वहाँ लैंडर भेजना बहुत चैलेंजिंग है। फोर्थ, मेमोरी हैक टू रिमेंबर ट्रिश्ना's पार्टनर्स एंड पर्पस। सोचो, ट्रिश्ना इज फॉर टेम्परेचर रिसर्च बाय इंडिया एंड फ्रांस, और ट्रिश्ना का मतलब थर्स्ट भी होता है, जो वाटर साइकिल मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। टेम्परेचर रिसर्च बाय इंडिया एंड फ्रांस। गुड वन। लास्ट क्वेश्चन, इन सब फ्यूचर मिशंस MOM-2 शुक्रयान में कॉमन थीम क्या है? The common theme is moving from just demonstrating capability to doing deeper, more focused science. अब हम सिर्फ पहुंचने की बात नहीं करें, बल्कि वहां जाके complex scientific questions के answers ढूंढने की बात करें। Practicing? Beyond major missions, ISRO is also advancing science with specialized observatories like ExpoSat and planning ambitious interplanetary missions like Mangalyaan 2 and Shukrayaan 1. In short, ISRO's pipeline includes diverse missions like ExpoSat for high-energy astrophysics and future ventures to Mars and Venus, showcasing a long-term vision for planetary exploration. इन सब heavy missions को launch करने के लिए GSLV, LVM-3 इन सब में एक बहुत ही special technology use होती है। हाँ, जिसके बिना heavy satellites को GTO में भेजना लगभग नामुमकिन है। The cryogenic engine. Topic 10, Cryogenic Engine. Broad micro theme. A rocket propulsion technology. Basically, a cryogenic engine एक rocket engine है जो cryogenic propellants यूज करता है। Cryogenic मतलब ऐसे मटेरियल्स जिन्हें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पर रखा जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में रहें। जैसे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। करेक्ट। लिक्विड हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे और लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आपको एक छोटी गाड़ी चलानी है तो आप पेट्रोल यूज कर सकते हो। सही। बट अगर आपको एक बहुत बड़ा भारी ट्रक चलाना है तो आपको ज्यादा पावरफुल फ्यूल जैसे डीजल चाहिए होगा। क्रायोजेनिक इंजन उस सुपर पावरफुल डीजल इंजन की तरह है, बट फॉर रॉकेट्स। ये बहुत ज्यादा थ्रस्ट यानी धक्का देता है फॉर इट्स वेट। ही में अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का एक सक्सेसफुल हॉट टेस्ट कंडक्ट किया है, जो LVM-3 रॉकेट के अपर स्टेज को पावर करता है। ये गगनयान मिशन के लिए क्रूशियल है। बैकग्राउंड, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इंडिया को पहले दूसरे देशों ने ये टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, इसलिए इसरो ने इसे इंडिजिनसली डेवलप किया। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोर लॉजिक, क्रायोजेनिक इंजन्स इतने एफिशिएंट क्यों होते हैं? क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो बहुत हाई एनर्जी रिलीज करते हैं। इससे स्पेसिफिक इंपल्स बहुत ज्यादा मिलता है। स्पेसिफिक इंपल्स मतलब माइल्स पर गैलन फॉर रॉकेट्स, कितना थ्रस्ट पर यूनिट ऑफ फ्यूल। सही। इसलिए ये हेवी सैटेलाइट्स को हाई ऑर्बिट्स तक ले जाने के लिए आइडल है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, क्रायोजेनिक इंजन्स ने इंडिया को हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को GTO में लॉन्च करने के लिए सेल्फ रिलायंट बनाया है। अब हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और LVM-3 की सक्सेस का क्रेडिट भी इसी इंजन को जाता है। बिल्कुल। Conclusion, mastering cryogenic technology was a critical milestone for ISRO, enabling self-reliance in heavy lift launch capabilities and paving the way for ambitious missions like Chandrayaan and Gaganyaan. टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, इस टेक्नोलॉजी को हैंडल करना इतना मुश्किल क्यों है? दो रीजंस हैं। पहला, आपको -253 डिग्री सेल्सियस जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हैंडल करना है। मटेरियल्स ब्रिटल हो जाते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन बहुत ही फ्लेमेबल है और इसकी लीक्स को डिटेक्ट करना मुश्किल है। सेकंड क्वेश्चन,
इंडिया के क्रायोजेनिक इंजन्स के नाम क्या है? दो हैं, CE 7.5 जो GSLV Mk2 के अपर स्टेज में यूज होता है और CE 20 जो ज्यादा पावरफुल है और LVM3 GSLV Mk3 के अपर स्टेज में यूज होता है। थर्ड, क्रायोजेनिक वर्ड का ओरिजिन क्या है? ये ग्रीक वर्ड से आता है। क्रायोस मतलब कोल्ड और जीन्स मतलब टू प्रोड्यूस और जनरेट, सो कोल्ड जनरेटिंग। फोर्थ, मेमोरी हैक टू रिमेंबर द प्रोपेलेंट्स। सिंपल सोचो, H2O यानी पानी, रॉकेट इसी से ही चलता है। लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर, दे कंबाइन टू प्रोड्यूस वाटर वेपर एज एग्जॉस्ट। वाटर पावर्ड रॉकेट। नाइस। लास्ट क्वेश्चन, सॉलिड या लिक्विड प्रोपेलेंट से ये बेटर क्यों है? सॉलिड प्रोपेलेंट्स रिलायबल होते हैं, बट उन्हें एक बार इग्नाइट करने के बाद कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉर्मल लिक्विड प्रोपेलेंट्स नॉन क्रायोजेनिक कंट्रोलेबल होते हैं, बट उतने एफिशिएंट नहीं होते। क्रायोजेनिक इंजन्स दोनों का बेस्ट देते हैं, हाई एफिशिएंसी एंड कंट्रोलेबिलिटी। Practice. Saying, cryogenic engines provide high thrust and efficiency by using propellants like liquid hydrogen and oxygen stored at extremely low temperatures, enabling heavy lift launches. In short, India's mastery of cryogenic engine technology, exemplified by the C-20, has made it self-reliant in launching heavy satellites and is fundamental to the success of its most ambitious space missions. Wow, what a deep dive so far. हमने इतना कुछ कवर किया है। हाँ, और अभी तो और भी बाकी है। इन सब टेक्नोलॉजीज का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी डेली लाइव्स पर भी पड़ता है। बिल्कुल, जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। Topic 11. NAVIC Navigation with Indian Constellation. Broad Micro-Theme Satellite Navigation System. बेसिकली NAVIC इंडिया का अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। आम भाषा में ये इंडिया का अपना जीपीएस है। सही। GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिकन सिस्टम है। NAVIC हमारा अपना इंडिजिनस वर्जन है। हाँ, एग्जैक्टली। एग्जाम्पल के लिए जब आप अपने फोन पर मैप्स यूज करते हैं तो आपका फोन GPS सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है टू फाइंड योर लोकेशन। करेक्ट। नाविक भी वही काम करता है, बट इट इज डिजाइन टू बी मोर एक्यूरेट ओवर इंडिया एंड अ 1500 किलोमीटर रीजन अराउंड इट। तो जब आप इंडिया में हैं, नाविक आपको GPS से भी ज्यादा प्रिसाइज लोकेशन दे सकता है। लेट्स डिस्कस इट। इंट्रोडक्शन। अब ज्यादातर नए स्मार्टफोन्स इंडिया में नाविक इनेबल चिपसेट्स के साथ आ रहे हैं, जिससे इस सिस्टम का सिविलियन अडॉप्शन बढ़ रहा है। बैकग्राउंड, 1999 कारगिल वॉर के दौरान इंडिया को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का GPS डेटा देने से मना कर दिया गया था। उसके बाद ही इंडिया ने डिसाइड किया कि हमें एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम की जरूरत है। एग्जैक्टली, फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कोर लॉजिक, नाविक कॉन्स्टलेशन में 7 सैटेलाइट्स हैं, 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। इसका क्या फायदा है? जियो सैटेलाइट्स हमेशा इंडिया के ऊपर फिक्स्ड रहते हैं। इससे आपको हमेशा कुछ सैटेलाइट्स का डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट मिलता है, जो एक्यूरेसी बढ़ाता है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज विद टॉल बिल्डिंग्स। और नाविक 2 फ्रीक्वेंसीज यूज करता है, L5 और S बैंड, जिससे एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस कम होते हैं। सही। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इसकी 2 सर्विसेज हैं, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस SPS फॉर ऑल यूजर्स और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस RS फॉर ऑथराइज्ड यूजर्स लाइक द मिलिट्री। इसका यूज व्हीकल ट्रैकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और मरीन नेविगेशन में हो रहा है। कंक्लूजन, नाविक प्रोवाइड्स इंडिया विद स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस इन अ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ensuring access to reliable positioning data for both civilian and military purposes, which is a cornerstone of a modern nation. टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, नाविक वर्सेस GPS। मेन टेक्निकल डिफरेंस क्या है? Biggest difference is the orbit. GPS satellites are in medium Earth orbit और पूरे ग्लोब को कवर करती हैं। नाविक के सैटेलाइट्स जियो GSO में है और इंडिया पर फोकस्ड हैं। इसलिए इंडिया के ऊपर नाविक की सैटेलाइट ज्योमेट्री बेटर है। सेकंड, क्या नाविक ग्लोबल बन सकता है? इसको एक्सपैंड करने का प्लान जरूर है ताकि इसका कवरेज एरिया बढ़े, बट इसको GPS की तरफ फुली ग्लोबल बनाने के लिए बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स 24+ MEO में लॉन्च करनी पड़ेंगी। फिलहाल फोकस रीजनल कवरेज पर है। थर्ड, IRNSS और नाविक में क्या रिलेशन है? IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इस सिस्टम का ऑफिशियल नेम था। नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसका ऑपरेशनल नेम है जो PM मोदी ने दिया था। मतलब IRNSS is the system, NAVIC is the brand. यू कैन से दैट। Fourth, memory hack to remember the number of satellites. सोचो, नाविक 7 देता है, 7 मतलब 7 सैटेलाइट्स। नाविक हमेशा साथ है। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन, अगर मेरे फोन में नाविक है तो क्या GPS काम नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मॉडर्न चिपसेट्स दोनों सिस्टम से सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। आपका फोन ऑटोमेटिकली बेस्ट अवेलेबल सिग्नल यूज करके आपको मोस्ट एक्यूरेट लोकेशन देता है। दे वर्क टुगेदर। Practicing. NAVIC is India's independent regional navigation system, providing higher accuracy over the Indian subcontinent compared to GPS, crucial for strategic autonomy. In short, NAVIC, India's indigenous answer to GPS, ensures reliable and accurate positioning services for the country, fulfilling a critical strategic need for both civilian and defense applications. Phew. ये सब थे India-centric missions. Let's widen our lens a bit. Let's talk about some famous international missions. बिल्कुल। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक ग्लोबल एफर्ट है।
Let's start with a mission from our neighborhood in space. Topic 12. Hope Mission. Broad micro theme, International Mars Missions. होप मिशन, जिसे अल अमल भी कहते हैं, असल में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। यूएई का पहला मिशन और वो भी मार्स के लिए? दैट्स सुपर एम्बिशियस। हाँ, ये एक मार्स ऑर्बिटर है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आपको मार्स के पूरे साल के मौसम को एक साथ स्टडी करना है। मतलब मार्स के सीजन्स कैसे बदलते हैं, वहाँ डस्ट स्टॉर्म्स कैसे बनते हैं और एटमॉस्फेयर से गैसेस स्पेस में कैसे एस्केप करती हैं। होप मिशन का गोल यही है। वो मार्स के एटमॉस्फेयर की पहली कंप्लीट ग्लोबल पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम डे टू नाइट अक्रॉस ऑल सीजन्स। इट्स लाइक अ 24/7 वेदर चैनल फॉर मार्स। Let's discuss it. Introduction. Hope successfully entered Mars orbit in 2021, making the UAE the fifth country to reach the red planet. और पहला अरब देश। Yes. Background. ये मिशन UAE के 50वें एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया था। इसका गोल सिर्फ साइंटिफिक नहीं, बल्कि UAE के यूथ को स्टेम फील्ड्स में इंस्पायर करना भी था। कोर लॉजिक, इसकी ऑर्बिट बहुत यूनिक है। ये एक हाई एल्टीट्यूड इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इससे ये मार्स से काफी दूर जाकर पूरे प्लैनेट को एक साथ देख सकता है, जो दूसरे ऑर्बिटर्स नहीं कर पाते। इसमें 3 मेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ, एक इमेजर टू टेक पिक्चर्स और 2 स्पेक्ट्रोमीटर्स टू स्टडी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इसने मार्स के एटमॉस्फेयर, स्पेशली वेदर डायनामिक्स और एटमॉस्फेरिक लॉस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बढ़ाया है। इसका डेटा पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए अवेलेबल है। कंक्लूजन: द होप मिशन इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट showcasing how a young nation can achieve great things in space exploration, and it has provided a unique and valuable data set on the Martian climate. लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, 2020 में मार्स के लिए 3 मिशंस लॉन्च हुए थे। होप के अलावा बाकी 2 कौन से थे? सही, वो मार्स लॉन्च विंडो थी। बाकी 2 आपसे भी ज्यादा फेमस थे। नासा का परसिवेरेंस रोवर और चाइना का Tianwen-1 मिशन, जिसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। सेकंड, होप मिशन ने मार्स पर क्या नया ढूंढा है? इसने मार्स के डिस्क्रीट ऑरोराज की डिटेल्ड इमेजेस ली हैं, जो वहां के लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण बनती हैं। इसने ये भी स्टडी किया है कि डस्ट स्टॉर्म्स एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। थर्ड, इंडिया के मंगलयान और यूएई के होप में क्या मेन डिफरेंस है? मंगलयान एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर मिशन था, जिसका प्राइमरी गोल था मार्स तक पहुंचना। होप एक प्योर साइंस मिशन है, जिसका गोल आरंभ से ही स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक क्वेश्चंस को आंसर करना था। फोर्थ, memory hack to remember Hope's country and purpose. Simple. The United Arab Emirates has high hopes for its youth in STEM, or hope for finding answers about Mars' past climate. Perfect. Last question. इस मिशन को बिल्ड करने में किसने हेल्प की? इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था। यूएई के इंजीनियर्स ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एट बोल्डर के साथ मिलकर इस स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन और बिल्ड किया। इट वाज अ पार्टनरशिप। Practicing, the UAE's Hope mission is the first Arab interplanetary mission, providing a complete global picture of the Martian atmosphere to study its climate and weather. In short, the UAE's HOPE probe is a highly successful Mars orbiter that has exceeded its scientific goals, providing a unique, comprehensive view of the Martian climate and inspiring a new generation in the Arab world. अब बात करते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी के एक नए ट्रेंड की। छोटे सैटेलाइट्स। हाँ, स्मॉल सैटेलाइट्स एक बूमिंग मार्केट है और उन्हें लॉन्च करने के लिए छोटे रॉकेट्स की जरूरत है। टॉपिक 13, SSLV, LMLV, ब्रॉड माइक्रो थीम, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ISRO का नया छोटा रॉकेट है। इसको स्पेसिफिकली 500 kg तक के पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट LLO में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सही। और LMLV या लो कॉस्ट माइक्रो लॉन्च व्हीकल एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जिसे प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आपको एक छोटा सा पार्सल भेजना है। हाँ, आप उसके लिए एक पूरा बड़ा ट्रक बुक नहीं करोगे, है ना? हाँ। आप एक छोटी वैन या बाइक कुरियर यूज करोगे। SSLV वही बाइक कुरियर है फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स। हाँ। ये लॉन्च ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्विक, चीप एंड एफिशिएंट। लेट्स डिस्कस इट। इंट्रोडक्शन। SSLV की पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई थी, बट उसके बाद की फ्लाइट सक्सेसफुल रही हैं और अब ये ऑपरेशनल होने के लिए तैयार है। बैकग्राउंड, स्मॉल सैटेलाइट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट कॉन्स्टलेशंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन स्टार्टअप्स एटसेट्रा। पहले इन छोटे सैटेलाइट्स को बड़े रॉकेट्स पर राइड शेयर करना पड़ता था। मतलब बड़े सैटेलाइट के साथ लिफ्ट लेनी पड़ती थी। हाँ, इसमें उन्हें अपनी मर्जी की ऑर्बिट या लॉन्च टाइम नहीं मिलता था। SSLV इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कोर लॉजिक, SSLV एक 3 स्टेज ऑल सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है। ऑल सॉलिड मतलब? इसमें लिक्विड इंजन्स नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल टर्मिनल स्टेज। सॉलिड फ्यूल को स्टोर करना आसान होता है, इसलिए इस रॉकेट को बहुत जल्दी, मतलब कुछ ही दिनों में असेंबल और लॉन्च किया जा सकता है। PSLV को असेंबल करने में महीने लग जाते हैं। सही। दिस गिव्स इट अ क्विक टर्न अराउंड टाइम। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट,
SSLV इंडिया को ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में एक कंपेटिटिव प्लेयर बनाता है और इसकी टेक्नोलॉजी को अब प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि वो इसे मैन्युफैक्चर और ऑपरेट कर सकें। Conclusion: SSLV is a strategic asset for India, designed to capture a significant share of the commercial small satellite launch market with its quick, affordable, and flexible launch-on-demand capability. टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। फर्स्ट, SSLV की फेलियर का रीजन क्या था? पहली फ्लाइट में एक सेंसर की एनोमली के कारण टर्मिनल स्टेज, जिसे वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल कहते हैं, अपने आप को गलत ऑर्बिट में इंजेक्ट कर गया। प्रॉब्लम रॉकेट में नहीं, लॉजिक में थी, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया। सेकंड, लॉन्च ऑन डिमांड का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक कस्टमर को अपना सैटेलाइट जल्दी लॉन्च करना है तो SSLV को बहुत कम नोटिस पर तैयार करके लॉन्च किया जा सकता है। ये मिलिट्री या इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, PSLV और SSLV में मेन डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ स्टेजेस? PSLV एक 4 स्टेज रॉकेट है जिसमें सॉलिड और लिक्विड स्टेजेस ऑल्टरनेट होते हैं। SSLV मेनली एक 3 स्टेज ऑल सॉलिड रॉकेट है जो उसे सिंपलर और क्विकर टू असेंबल बनाता है। फोर्थ, मेमोरी हैक फॉर SSLV's पर्पस। SSLV is equal to small, simple and launch on demand vehicle. स्मॉल सिंपल लॉन्च ऑन डिमांड व्हीकल, इजी। लास्ट क्वेश्चन, प्राइवेट सेक्टर को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का क्या फायदा है? इससे ISRO रूटीन लॉन्चेस से फ्री हो जाएगा और R&D और बिग मिशंस जैसे गगनयान और इंटरप्लैनेटरी मिशंस पर फोकस कर पाएगा और ये इंडिया में एक कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम क्रिएट करेगा। प्रैक्टिस करिए। SSLV is ISRO's new launch vehicle designed for the small satellite market, offering quick, on-demand launches thanks to its all-solid stage configuration. In short, the SSLV is India's agile and cost-effective answer to the booming global small satellite market, designed for rapid turnaround and commercial operation by the private industry. हमने स्मॉल सैटेलाइट्स की बात की और इनका सबसे बड़ा एप्लीकेशन आजकल क्या है? Satellite internet. Companies like SpaceX's Starlink and OneWeb are deploying huge constellations of small satellites. टॉपिक 14, सैटेलाइट इंटरनेट। Broad micro theme. Telecommunications technology. Basically, satellite internet LEO में हजारों छोटे सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क यूज करके पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। सही। ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज करता था जो बहुत दूर होते हैं। इसीलिए उनमें स्पीड कम और लेटेंसी या डिले बहुत ज्यादा होता था। एग्जाम्पल के लिए सोचो, आप एक रिमोट पहाड़ी गांव में रहते हो जहां फाइबर ऑप्टिक केबल्स पहुंचाना नामुमकिन है। या आप एक शिप पर हो समुद्र के बीच में। स्टारलिंक जैसी सर्विसेज आपको वहां भी हाई स्पीड इंटरनेट दे सकती हैं। लगभग फाइबर जैसा एक्सपीरियंस, आपको बस एक छोटी सी डिश एंटेना चाहिए। लेट्स डिस्कस इट। इंट्रोडक्शन। कंपनीज लाइक स्टारलिंक, OneWeb जिसमें भारतीय एयरटेल का स्टेक है और Amazon's प्रोजेक्ट क्यूपर इस स्पेस में रेस कर रही हैं। स्टारलिंक ने तो यूक्रेन वॉर में अहम रोल भी प्ले किया है। Background. The idea is to have so many satellites in LEO that at any given point at least one satellite is directly above you, providing a continuous connection. कोर लॉजिक। इन सैटेलाइट्स को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ये एक दूसरे से लेजर लिंक्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। मतलब डेटा जमीन पर आए बिना स्पेस में ही एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट तक ट्रैवल कर सकता है। हाँ, इससे लेटेंसी और कम हो जाती है। ये सैटेलाइट्स LEO में होती है, इसलिए सिग्नल को ट्रैवल करने में कम टाइम लगता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। ये डिजिटल डिवाइड को कम कर सकता है, रिमोट एरियाज तक इंटरनेट पहुंचाकर। लेकिन इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं। जैसे स्पेस डेब्री का अनदेखा खतरा और लाइट पोल्यूशन, जिससे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। कंक्लूजन: LEO-based satellite internet is a revolutionary technology with the potential to connect the unconnected, but it also brings challenges like space debris management and regulatory issues that need to be addressed. क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। फर्स्ट, स्टारलिंक और OneWeb में क्या डिफरेंस है? Starlink की constellation बहुत बड़ी है, with tens of thousands of planned satellites. वो direct to consumer model पर फोकस करते हैं। OneWeb की constellation छोटी है और वो गवर्नमेंट्स और टेलीकॉम कंपनीज को सर्विस देने पर ज्यादा फोकस करते हैं, B2B मॉडल। सेकंड, लेटेंसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हाई लेटेंसी ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्टॉक ट्रेडिंग जैसी रियल टाइम एप्लीकेशंस को लगभग यूजलेस बना देती है। जियो सैटेलाइट इंटरनेट में 600 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी होती है, जबकि स्टारलिंक में 20-40 मिलीसेकंड्स, जो फाइबर के बराबर है। थर्ड, इससे इंडिया को क्या फायदा या नुकसान है? फायदा ये है कि इंडिया के रिमोट एरियाज जैसे अपने हिमालयन रीजन या आइलैंड्स में कनेक्टिविटी पहुंच सकती है। नुकसान या चैलेंज ये है कि ये इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के लिए कंपटीशन क्रिएट करता है और इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। फोर्थ, मेमोरी हैक फॉर LEO इंटरनेट्स एडवांटेज। LEO is low Earth orbit, means low enough for no delay. लो इनफ फॉर नो डिले। कूल। लास्ट क्वेश्चन, स्पेस डेब्री का इशू कितना सीरियस है? बहुत सीरियस। इतने सारे सैटेलाइट्स लियो में होने से कोलिजन का रिस्क बढ़ जाता है। एक कोलिजन हजारों नए डेब्रीज क्रिएट कर सकता है जो दूसरे सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन जाते हैं। इस फिनोमेनन को केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। प्रैक्टिसिंग
LEO satellite internet constellations like Starlink and OneWeb provide low latency, high-speed broadband by using thousands of small satellites, aiming to bridge the digital divide. In short, satellite internet from LEO constellations is transforming global connectivity by offering fiber-like performance in remote locations, but also raises significant concerns about the long-term sustainability of the space environment. हमने स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की, अब थोड़ा स्पेस साइंस की बात करते हैं. Let's talk about the sun's anger. सोलर फ्लेयर्स, हमारा आदित्य L1 इन्हीं को स्टडी करने गया है. टॉपिक 15, सोलर फ्लेयर्स. ब्रॉड माइक्रो थीम, स्पेस वेदर फिनोमेना. Basically, a solar flare is a giant explosion on the surface of the sun. ये तब होता है जब सन के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एनर्जी स्टोर करती हैं, अचानक से ट्विस्ट, क्रॉस या रीऑर्गेनाइज होती हैं. इससे एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. एग्जाम्पल के लिए सोचो, आप एक रबर बैंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं. हाँ, वो एनर्जी स्टोर कर रहा है. जब वो अचानक से टूटता है तो वो सारी एनर्जी एक झटके में रिलीज होती है. सोलर फ्लेयर भी सन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा ही कुछ है. M क्लास यानी मीडियम, C क्लास यानी स्मॉल और AOB क्लास यानी सबसे वीक. कोर लॉजिक. फ्लेयर्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, मतलब एक फ्लेयर होने के सिर्फ 8 मिनट बाद उसका रेडिएशन अर्थ तक पहुंच जाता है. और इनके साथ अक्सर कोरोनल मास इजेक्शंस या CMEs भी होते हैं. हाँ, CMEs प्लाज्मा के बड़े क्लाउड्स होते हैं जो थोड़ा धीरे ट्रैवल करते हैं और अर्थ तक पहुंचने में 1 से 3 दिन लगाते हैं. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. पावरफुल X क्लास प्लेयर्स हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन को ब्लैकआउट कर सकते हैं. CMEs जब अर्थ से टकराते हैं तो वो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जिससे सैटेलाइट्स डैमेज हो सकते हैं, पावर ग्रिड्स फेल हो सकते हैं और आपको खूबसूरत पोरास नॉर्दर्न एंड सादर्न लाइट्स दिख सकते हैं. सही. Conclusion. Solar flares are a powerful demonstration of the sun's dynamic nature and a key component of space weather. Understanding and predicting them is crucial for protecting our technology-dependent society. क्रॉस क्वेश्चनिंग. फर्स्ट, सोलर फ्लेयर और CME में मेन डिफरेंस क्या है? सोलर फ्लेयर एक फ्लैश ऑफ लाइट रेडिएशन है. CME एक इरप्शन ऑफ मैटर प्लाज्मा है. सोचो, फ्लेयर एक मजल फ्लैश है और CME उस बंदूक से निकली हुई गोली है. मजल फ्लैश एंड द बुलेट. गॉट इट. सेकंड, सोलर मैक्सिमम क्या होता है? सन की एक्टिविटी एक 11 साल के साइकिल में बढ़ती और घटती है. सोलर मैक्सिमम उस साइकिल का पीक होता है जब सन स्पॉट्स, फ्लेयर्स और CMEs सबसे ज्यादा होते हैं. सोलर मिनिमम इज द ऑपोजिट. थर्ड, कैरिंगटन इवेंट क्या था? कैरिंगटन इवेंट 1859 का सबसे पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म था जो रिकॉर्ड किया गया है. उसने टेलीग्राफ सिस्टम्स में आग लगा दी थी. अगर वैसा स्टॉर्म आ जाता तो हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है. फोर्थ, मेमोरी हैक फॉर फ्लेयर क्लासेस. सोचो, स्कूल ग्रेड्स. X फॉर एक्सट्रीम, M फॉर मीडियम, C फॉर कॉमन, स्मॉल. XMC. सिंपल. लास्ट क्वेश्चन, क्या सोलर फ्लेयर्स इंसानों के लिए डेंजरस हैं? अर्थ की सरफेस पर हम अपने एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्टेड हैं. बट एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, स्पेशली जो ISS के बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए रेडिएशन एक्सपोजर एक सीरियस रिस्क हो सकता है. Practice saying solar flares are intense bursts of radiation from the sun's surface, which, along with CMEs, constitute space weather that can disrupt communications and power grids on Earth. In short, solar flares are powerful solar explosions that can have significant impacts on Earth's technological infrastructure, making their study by missions like Aditya L1 critically important. हमने स्पेस डेब्री का जिक्र किया था. Let's talk more about this growing problem. Yes, it's a very serious issue. Topic 16, Space Debris. Broad micro theme, Space Sustainability and Safety. Basically, space debris या space junk कोई भी man-made object है जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है बट अब फंक्शनल नहीं है. इसमें पुराने सैटेलाइट्स, रॉकेट के स्टेजेस या इवन सैटेलाइट्स के कोलिजन से बने छोटे-छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं. हाँ, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट के हाथ से छूटा हुआ एक टूल भी स्पेस डेब्री है. एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक छोटा सा पेंट का टुकड़ा एक मार्बल के साइज का. हाँ, जमीन पर वो हार्मलेस है, बट लियो में वो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, एक बुलेट से 10 गुना तेज. इस स्पीड पर वो एक फंक्शनल सैटेलाइट से टकराकर उसे तबाह कर सकता है. लेट्स डिस्कस इट. इंट्रोडक्शन. स्पेस डेब्री का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है विद द राइज ऑफ सैटेलाइट मेगा कॉन्स्टलेशंस. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी डेब्री से बचने के लिए रेगुलर मनूवर्स करने पड़ते हैं. बैकग्राउंड. सबसे बड़े डेब्री क्रिएटिंग इवेंट्स थे 2007 में चाइना का एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट और 2009 में एक अमेरिकन और एक रशियन सैटेलाइट का एक्सीडेंटल कोलिजन. कोर लॉजिक. प्रॉब्लम यह है कि एक बार डेब्री क्रिएट हो जाए तो वो हजारों साल तक ऑर्बिट में रह सकता है. और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, आपको केस्लर सिंड्रोम का रिस्क है. एक रनअवे चेन रिएक्शन ऑफ कोलिजन्स. हाँ, जिससे LEO अनयूजेबल हो सकता है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. ये फ्यूचर स्पेस मिशंस, ऑपरेशनल सैटेलाइट्स और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है. इसको अपने आप को ट्रैक कैसे करते हैं? ग्राउंड बेस्ड रेडार्स और टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क, जैसे US स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क, इन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है.
इंडिया का भी अपना प्रोजेक्ट नेत्रा है फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस. Conclusion: Space debris is a form of environmental pollution in orbit. Addressing it requires international cooperation on mitigation guidelines and the development of active debris removal technologies. क्रॉस क्वेश्चनिंग. फर्स्ट, डिब्री को साफ करने के लिए क्या टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं? कई आइडियाज हैं, जैसे नेट से डिब्री को पकड़ना, हार्पून्स यूज करना या मैग्नेट से उन्हें कैप्चर करना. जापान की एस्ट्रोस्केल जैसी कंपनीज इस पर काम कर रही हैं, बट ये सब बहुत एक्सपेंसिव है और डिफिकल्ट है. सेकंड, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या होता है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स जब अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचती हैं, तो उन्हें थोड़ा और ऊपर एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेज दिया जाता है ताकि वो एक्टिव सैटेलाइट्स के लिए रास्ता खाली कर दे. थर्ड, इंडिया का प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है? नेत्रा NETRA, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, इंडिया का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम है. इसमें रेडार्स और टेलीस्कोप्स हैं जो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स और डिब्रीज पर नजर रखते हैं ताकि इंडियन स्पेस एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. फोर्थ, मेमोरी हैक फॉर केसलर सिंड्रोम. सोचो, डोंट मेस विथ स्पेस और यू विल गेट द केसलर सिंड्रोम. वन कोलिजन लीड्स टू अ मेसी चेन रिएक्शन. डोंट मेस, गेट केस. ओके. लास्ट क्वेश्चन, क्या इसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ है? अभी तक कोई लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है. सिर्फ गाइडलाइंस है, जैसे कि सैटेलाइट्स को 25 साल के अंदर ऑर्बिट से हटाना, बट इनको हमेशा फॉलो नहीं किया जाता. Practicing. Space debris consists of non-functional man-made objects in orbit, posing a significant collision risk to operational satellites and future missions, a problem exacerbated by mega constellations. In short, space debris is a growing environmental threat in orbit that endangers the future of space activities, necessitating international cooperation and new technologies for its mitigation and removal. Phew. Brown dwarfs. Topic 16.1. Brown dwarfs are fascinating celestial objects, often called failed stars. They form like stars from collapsing clouds of gas and dust, but they don't have enough mass to ignite and sustain nuclear fusion of hydrogen in their cores, which is the process that powers stars like our sun. So there's something in between a giant planet like Jupiter and a small star. A cosmic middle child. Exactly. The main difference is that while they can't fuse hydrogen, they are massive enough to fuse deuterium, which is a heavier type of hydrogen. Planets cannot do this, so they glow faintly, but they are not true stars. Next, a term we hear a lot, super-Earth. Topic 16.2. Super-Earths are a class of exoplanets, which are planets orbiting stars outside our solar system. The name only refers to their size and mass. They are larger and more massive than Earth, but light and smaller than ice giants like Neptune. It's a size category, that's it. It does not mean they are habitable or Earth-like in any other way. So a super-Earth could be a scorching hot gas planet with no surface. Not a paradise for a holiday. Got it. Lastly, something that sounds intense, extreme nuclear transients, ENTs. Topic 16.3. This is a newly identified category of cosmic events, and they are truly extreme. ENTs happen when a star gets too close to a supermassive black hole at the center of a galaxy. The black hole's immense tidal forces stretch and shred the star into a long, thin stream of gas, a process with the amazing name spaghettification. The enormous burst of electromagnetic energy released during this violent process is the ENT. Spaghettification, what a term. I will never look at spaghetti the same way again. Okay, quiz time. Why are brown dwarfs called failed stars? Because they lack enough mass to start and sustain hydrogen fusion in their core, the defining process of a star. Memory hack. They are brown because they are not bright enough to be a true star. They are dim or brown. What does the term super-Earth actually refer to when we talk about exoplanets? It only refers to an exoplanet's size and mass, larger than Earth but smaller than Neptune. It implies nothing about its habitability. What cosmic event causes an extreme nuclear transient or ENT? A star being torn apart or spaghettified by the extreme gravity of a supermassive black hole. Let's practice that. From failed stars called brown dwarfs to spaghettified stars creating ENTs, the universe is full of strange and extreme objects. These terms describe some of the fascinating objects and violent events at the extremes of astrophysics, bridging the gap between planets and stars and showcasing the life and death of stars in the most dramatic way possible. Finally, let's wrap up with a round of some other important news making headlines, starting with the magnificent James Webb Space Telescope, JWST. WST is a large, orbiting infrared observatory launched jointly by NASA, ESA, and the Canadian Space Agency. It orbits the Sun at the second Lagrange point, L2, 1.5 million kilometers from Earth on the opposite side of the Sun. Its purpose is to study every phase in the history of our universe, from the first stars to the formation of galaxies. Recently, it was in the news for discovering potential biosignatures in the atmosphere of an exoplanet. Amazing. Next, something that sounds like sci-fi. Sunbird. Topic 17.2. Sunbird is a concept for a nuclear fusion-powered rocket.
This technology could drastically reduce travel times in the solar system, making interplanetary travel much faster. For example, a trip to Pluto, which currently takes decades, could potentially take just 4 years. Fusion power for rockets. The future is now. What is 3 Atlas? Topic 17.3. 3 Atlas is an interstellar comet. Interstellar means it came from outside our solar system, from another star system. We know this because its orbital path around our sun is hyperbolic, not a closed ellipse, meaning it's just passing through and will never return. A visitor from another star system. How cool! What about the Kodaikanal Solar Observatory? Topic 17.4. This is a historic Indian solar observatory located in Tamil Nadu, established way back in 1899. Researchers recently used its century-old, meticulously preserved data to reconstruct the sun's past magnetic behavior, helping us understand long-term solar cycles. It's famous for the discovery of the Evershed effect in sunspots. Wow. 100-year-old data still making new discoveries. And last but certainly not least, Vikram 1. Topic 17.5. Vikram 1 is India's first privately developed orbital-class launch vehicle. It was developed by the startup Skyroot Aerospace. It's a 4-stage rocket designed to launch small satellites into LEO or SSO on demand for commercial customers. Its body is made of an all-carbon fiber structure, and its engines are 3D printed, which is very innovative and cost-effective. The private space race in India is officially on. Let's do a final quick quiz. Where does the JWST orbit? At the second Lagrange point L2, 1.5 million kilometer from Earth. Memory hack. Aditya L1 is at L1. The bigger, farther telescope, JWST, is at L2. What kind of futuristic propulsion does the Sunbird rocket concept use? Nuclear fusion power. What is so special about the Comet 3A Atlas? It is an interstellar comet, a visitor from outside our solar system. What is Vikram 1? India's first privately developed orbital launch vehicle built by the startup Skyroot Aerospace. What is a key innovation in Vikram 1's design that makes it modern? Its all-carbon fiber body, which is lightweight and strong, and its 3D printed engines, which reduce cost and manufacturing time. Fantastic. Let's practice this final one. From the advanced JWST telescope to the private Vikram 1 rocket, the future of space exploration is being shaped by both public and private innovation. This final set of news shows the incredible breadth of modern space science, from peering into the universe's past with JWST to empowering a new generation of private companies to reach for the stars with new-age rockets like Vikram 1. Wow, what an absolutely incredible journey through space. हमने निसार के ईगल आइज से लेकर गगनयान के ह्यूमन ड्रीम्स तक और चंद्रयान 3 की लूना विक्ट्री से लेकर विक्रम 1 के प्राइवेट एम्बिशंस तक, we have covered so much ground. Exactly. Let's do a quick final recap of everything we learned today. Our broad micro-theme was India's major space missions and key technological advancements. Nisar, Gaganyaan, Aditya L1. We saw how India is leading in collaborative missions like Nisar, pioneering human spaceflight with Gaganyaan, and conducting deep space science with Aditya L1. This shows our range from Earth to Sun. Chandrayaan 3 and SpaceX. We proved our mastery over lunar landings with Chandrayaan 3 and are building critical future capabilities like docking technology with SpaceX, which is essential for our space station. Launch vehicles and engines. Powerful rockets like LVM-3 and advanced cryogenic engines like the C-20 are the backbone of our heavy lift capacity, while the arrival of Vikram 1 signals the exciting rise of the private space sector in India. Applications and future tech. From Navig for self-reliant navigation to the commercial EOSS for business applications, space technology is now an integral part of our daily lives and national security. And missions like HOPE are preparing us for the next frontier. Perfectly summarized. Ab aapke liye, our brilliant listeners, some quick content probes to test your knowledge. Try to answer them in one line. 1. What is the unique data policy of the NISAR mission? 2. Which female humanoid will fly on Gaganyaan's uncrewed mission? 3. Aditya L1 is placed at which special point in space? Perfectly summarized. Ab aapke liye, our brilliant listeners, some quick content probes to test your knowledge. Try to answer them in one line. 4. What is the name of Chandrayaan 3's historic landing site on the moon? Perfectly summarized. Ab aapke liye, our brilliant listeners, some quick content probes to test your knowledge. Try to answer them in one line. 5. What is the name of India's own regional navigation system? Perfectly summarized. Ab aapke liye, our brilliant listeners, some quick content probes to test your knowledge. Try to answer them in one line. 6. Which private company developed the Vikram 1 rocket? And now for your final challenge. In the next 24 hours, explain the difference between a low Earth orbit, LEO,
used for satellites that need to see the whole Earth, and a geostationary orbit, GEO, used for communication satellites that need to stay over one spot, to a friend or family member using a simple real-life example. Let's see how well you can explain it. That's a fantastic challenge. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. I hope you had an absolute blast on this energetic deep dive into space. If you did, तो like करना मत भूलना. Drop your thoughts and questions in the comment section and share this with your friends who are passionate about space. Until next time, keep looking up at the stars and keep your curiosity alive. This is your host, signing off.